हाँ तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका विजिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से अब जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं ये क्लास 11, क्लास 12 और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। जो बच्चे 10th क्लास के बाद में 11th क्लास में साइंस लेने की सोच रहे और उनके मन में डर लगा रहता है कि हम केमिस्ट्री कैसे कवर करेंगे, तो केमिस्ट्री के कारण जो बच्चों के मन में जो डर रहता है उस डर को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर ये वीडियो जो शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप बहुत ही बारीकी से देखना और चाहे तो आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नोट डाउन करने चलना चाहिए तो वहाँ पर आप कॉपी कर उसके नोट डाउन करते चलना। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री हम जो शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे। मतलब अगर किसी को केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री में बहुत ही डर लग रहा है तो वो भी बच्चा इस वीडियो के अंदर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ या आगे जो भी वीडियो पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री के बारे में उसको पढ़ कर के उस बच्चे के मन में जो केमिस्ट्री का जो दूर है वो बिल्कुल 100% हद तक दूर हो जाएगा। अपन जो केमिस्ट्री में शुरू करेंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी से अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो होगी वो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके अंदर आपको देखना है कि केमिस्ट्री को याद करने के लिए, केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए हमको कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर हमको मकान बनाना है तो मकान बनाना ये सोचकर ही हमको बड़ा टेंशन होता है कि मकान बनाने के लिए कहाँ से उसका मैकेनिक लाएंगे, कहाँ से मजदूर लाएंगे, कहाँ से सीमेंट लाएंगे, कहाँ से बिजली, हमको भाव ताप का कुछ मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री को पोर्शन को देखें तो केमिस्ट्री का नाम सुनते ही हमको बहुत डर लगता है, केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि एक मकान बनाने की हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर वो सारी चीज़ें हमारे पास सही दाम में हमारे पास अवेलेबल हो जाए तो मकान बनाने के अंदर हमको क्या मिल जाएगी, आसानी मिल जाएगी। उसी प्रकार हमको केमिस्ट्री में समझने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों को या किन किन डेफिनेशन को या किन किन ऐसे फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री का जिनको पढ़ना हमको लिए बहुत नेसेसरी होता है। चाहे आप क्लास 11 के हो, चाहे आप क्लास 12 के हो, चाहे नीट की तैयारी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी से आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो भी चीज़ें क्लियर करनी है उसके अंदर यहाँ पर देखो इन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी भी बच्चों को अगर ये चीज़ें अच्छी तरह से उसको अगर आइडेंटिफाई है, उनको करना आता है, उनको लिखना आता है तो वो बच्चा क्लास 11, क्लास 12 के अंदर उसको केमिस्ट्री सीखना और पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इनको क्लियर करने के बाद उस बच्चे के मन में केमिस्ट्री का डर बहुत ही दूर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका आवर्त सारणी याद करना। अब आप बोलोगे कि सर आवर्त सारणी तो बहुत बड़ी होती है। आज तक आवर्त सारणी के अंदर जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं उनके नंबर्स है 118। ओके, उसमें से कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ होते हैं जिनके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसको बोलते हैं अपन मेटलॉइड्स। ओके, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में या तीनों एलिमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको एक पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी वो आपको याद करना भी सिखाऊंगा। क्योंकि जिस बच्चे को अगर केमिस्ट्री के अंदर ये आवर्त सारणी इट मीन्स पीरियोडिक टेबल अगर अच्छी तरह से पता है, उसके एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, उसके सिंबल, ओके ना, उसका कैसे घटता क्रम में, उसका बढ़ता क्रम में, इन चीज़ों के बारे में अगर उसको पता है तो वो केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से महारत हासिल कर सकता है। सेकंड जो आपका होगा वो होगा आपका लुईस डॉट संकेत। इसके अंदर ये जो लुईस डॉट संकेत है इसकी जो थ्योरी, इसको प्रोपाउंड जो किया था वो क्या था, वैज्ञानिक लुईस ने। ओके, वैज्ञानिक लुईस ने। उसके बाद जो थर्ड है वो है तत्वों की संयोजकता। तत्वों की संयोजकता के बारे में आपको इसके अंदर हम आगे की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फोर्थ आपका है यौगिकों का सूत्र बनाना। ये मैंने उसी प्रकार से क्रमवार दी गई जिस प्रकार से आपको सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक बार एक आगे चढ़ते जाना है। नेक्स्ट आपका है सरल रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया जो होती है आप
जैसे 11th और 12th में आओगे और जिस बच्चों का अभी 11th है उनके अंदर आपको सबसे पहले ये सीखनी है कि अभिक्रिया जो होती है वो स्टार्ट कैसे होती है, लेकिन स्टार्ट होने से पहले आपको देखना है कि अभिक्रिया जो बिल्कुल सिंपल टाइप की है वो किस प्रकार से उसमें दोनों रिएक्टेंट है या अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है तत्वों का परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर एंड परमाणु भार, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इनको भी हम समझेंगे। अगला है परमाणु संरचना की सामान्य जानकारी, पर एटॉमिक का जो स्ट्रक्चर है उनके हमको संक्षिप्त जो जानकारी डिटेल वो हमारे पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनको पढ़ने से आपका 11th 12th का कोर्स पूरा हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको पढ़ने से आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री में बहुत ही मदद मिलने वाली है। मैं पहले वो जिन बच्चों के मन में केमिस्ट्री को लेकर डर है वो डर इस वीडियो को देखकर या इसके बाद जितने भी 3-4 वीडियो 5-6 वीडियो आने वाले हैं उनको देखकर आपके मन का डर जरूर हल्का हो जाएगा। अगला है आपका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको लिखने हम सिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका आवर्ती गुण और उसके अंदर क्या क्या आवर्तिता होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका केमिकल बॉन्ड और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे मोल और मोल थ्योरी। इन चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी को याद करना। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे आवर्त सारणी का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आवर्त सारणी के अंदर जिन एलिमेंट को रखा गया है उन एलिमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेंचुरी जो है 18वीं शताब्दी। इस 18th सेंचुरी के अंदर एक वैज्ञानिक था जिस वैज्ञानिक का नाम है लावजिए। ये साइंटिस्ट है, सबसे पहले एलिमेंट के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम है लावेजे। इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा, एक तो है आपका धातु, एक है आपका अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले तत्वों को दो भागों में बांटने वाले वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम क्या है, लावेजे। ठीक ना, इसलिए इस लावेजे को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का इसको जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन ये वर्गीकरण आगे सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि ये वर्गीकरण बहुत ही सिंपल था। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की, तो उसमें एक सेंटेंस आता है जिसका नाम है डोबेराइनर। जिसका नाम है डोबेराइनर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसके सिद्धांत को कहा जाता है अपन त्रिक सिद्धांत। क्या कहा जाता है, त्रिक सिद्धांत, जिसको इसके अंदर क्या होते हैं, एक ट्रिपलेट कोड होते हैं, ट्रिपलेट कोड एलिमेंट होते हैं। इस सिद्धांत के अंदर क्या है, इन डोबेराइनर ने तत्वों को तीन समूह के अंदर अलग अलग भागों के अंदर वर्गीकृत किया। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये एक तीन जो एलिमेंट है उनका एक ग्रुप है। तो डोबेराइनर ने अपने इस सिद्धांत के अंदर, थ्योरी के अंदर क्या कहा कि बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो परमाणु भार है वो इन दोनों एलिमेंट के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। ये किसने बात बताई, डोबेराइनर ने। वापस से वेट करता हूँ, इसने क्या बोला कि आपका परमाणु का तीन का समूह है, इन तीन के समूह के अंदर बीच वाले परमाणु का जो परमाणु भार है वो इन अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। समझ आया कैसे, देखो रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि अगर लिथियम की बात की जाए तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, वो होता है 7। कितना होता है, 7। और इसका जो होता है अपने पोटेशियम,
इसका होता है 39। अब हमको जो सोडियम है इसका हमको पता नहीं है, तो इसने क्या बोला था कि इसका जो मास है, एटम मास, वो इन दोनों के औसत के बराबर होगा। तो इसका अगर औसत निकाले, अगर हमको सोडियम का एटम मास निकलना है तो 39 + 7/2 कितना है, 39 + 7 करो तो ये आ गया 46/2, तो ये आ गया आपका 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास वो कितना आया, 23। लेकिन जो डोबलिन के द्वारा जो त्रिक सिद्धांत दिया गया ये भी आगे चल नहीं पाया, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कमियां थी, क्योंकि सभी तत्वों को इन तीन के समूह के अंदर हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आगे एक वैज्ञानिक और आता है जिसका नाम है न्यूलैंड। सन 1865-66 की बात है। इसके अंदर आपका जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम है न्यूलैंड। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने इस टाइम एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था अष्टक नियम। अष्टक नियम, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल। अब ये नियम क्या बोलता है? ये नियम ये बोलता है कि कोई भी तत्व होगा, वो उस तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो अपने से आने वाले 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के बिल्कुल समान होगा। ये नहीं होता है। क्या बोला इसने कि किसी भी तत्व का रासायनिक व भौतिक गुण अपने से बाद में आने वाले 8वें तत्व से बिल्कुल मेल खाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर हम बात करें अगर लिथियम की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक वो होता 3। अब ये कैसे दिन आया, थोड़ा बहुत आपने तेना पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप इस नियम को समझो एक बार। अपन एक बार क्या कर रहे हैं, इस आवर्त सारणी की अपन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अगर हमको हिस्ट्री समझ में आ गई, आपकी किसी काम का नहीं, अपन जो समझेंगे वो आपके काम की आवर्त सारणी। अभी तक आवर्त सारणी नहीं पढ़ रहे, अभी तक हम पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण, ठीक ना। तो देखो इसने क्या बोला कि जो लिथियम में तत्व है पहला, अब इसका नंबर 3 है, तो ये बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार इसके बाद आने वाला 8वां तत्व, तो देखो 3 है, 3 के बाद 8वां कौन सा होगा, 3 + 8 मतलब 11वां तत्व। कौन सा तत्व, 11वां तत्व। तो लिथियम के बाद 11वां तत्व कौन सा आएगा, उसका नाम है सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11वां। तो इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो इस सोडियम के भौतिक और रासायनिक गुण से बिल्कुल क्या खाएंगे, मेल खाएंगे। ये इस नियम का बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। इसके बाद अगला जो वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है मेंडलीफ। जिसका नाम है मेंडलीफ, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक। सबसे पहले आवर्त सारणी देने वाले वैज्ञानिक। मतलब कुल मिला के बात यह कही जाती है कि तत्वों को सब वैज्ञानिक वर्गीकृत तो सबने किया है, लेकिन सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर एक बिल्कुल टेबल के अंदर जो मेंशन किया है वो किसने किया था, मेंडलीफ के अंदर। अब ये आप बोलेंगे कि सर आवर्त सारणी क्या होती है ना। आवर्त सारणी के अंदर क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, और कुछ होते हैं वर्ग। आवर्त क्या होते हैं, आवर्त अपन कहते हैं क्षैतिज बॉक्स को या क्षैतिज लाइनों को, और वर्ग किसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर कड़ी लाइनें होती हैं इनको, और क्षैतिज कहते हैं आड़ी लाइनें को, ठीक है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसके अंदर जो आवर्त कितने थे वो थे आपके 7, और वर्ग कितने थे, वर्ग आपके थे 9। वर्ग आपके थे 9। लेकिन इसके अंदर भी ये मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई है ये भी आगे सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों भाई, देखो सक्सेस नहीं होने का कारण एक ही होता है कि उसके द्वारा जो दिया गया है, कुछ बात कही गई है, कुछ सिद्धांत दिया गया है, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। क्या रह जाती है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो इसके अंदर कमी क्या कह रही है कि इस आवर्त सारणी के अंदर, हाँ एक मेन बात और है मेंडलीफ आवर्त सारणी की, कि इसके अनुसार
तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के किसके, इस बात पर जोर देना है, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी की मेन बात है। मतलब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व जमाए हैं उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग जमाया है, बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग जमाया है। लेकिन फिर भी इनके अंदर किसी किसी जगह पर कमी रह गई है। कमी रह गई है कि आपको देखो, बढ़ते हुए परमाणु भार का मतलब क्या होता है, जिस तत्व का परमाणु भार सबसे कम होगा वो पहले आएगा और जिसका ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे बाद में आएगा। लेकिन कई क्या उसने क्या किया कि जिसका परमाणु भार अधिक था वो पहले आएगा और जिसका कम था वो बाद में आ गया। तो ये इसके अंदर कुछ कमी रहेगी। और एक कमी और भी क्या थी कि हाइड्रोजन का स्थान है अभी भी आवर्त सारणी के अंदर फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो इस सभी कमियों को दूर करने के लिए सबसे लास्ट में 19वीं सेंचुरी के अंदर ही 19वीं सेंचुरी की स्टार्ट के अंदर बात है 1913 की, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोजले ने एक इस आवर्त सारणी को थोड़ा मॉडिफाइड किया जिसको कहा गया था आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम इसके ऊपर आज की जो केमिस्ट्री है वो आधुनिक आवर्त सारणी के बेस पर ही टिकी हुई है, ठीक है। इसका अपन जो अध्ययन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।